हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में हम बात करेंगे 23 फरवरी की सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है 7 अप्रैल से 13 अप्रैल 2021 तक विक्रमोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ किया जाएगा। इसका आंसर जो है वो है उज्जैन जिले के अंदर विक्रमोत्सव का आयोजन किया जाना है अप्रैल महीने की 7 से 13 तारीख तक। अब जो संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री हैं सुश्री उषा ठाकुर, उन्होंने विक्रमोत्सव ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व का आयोजन होगा ऐसा एक मीटिंग के दौरान कहा है। यह विभाग के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश के लिए गौरव की बात है और इसके माध्यम से उज्जैन का इतिहास, साहित्य एवं परंपराओं को जन जन तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। ठीक है। संस्कृति मंत्री सुश्री ठाकुर स्वराज भवन में सोमवार को विक्रमोत्सव आयोजन की तैयारियों को लेकर हुई बैठक को संबोधित कर रही थी। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद थे। साथ ही बैठक में बताया गया है कि 7 से 13 अप्रैल तक 2021 तक विक्रमोत्सव का आयोजन किया जाएगा। देखिए, यहाँ बहुत ज़्यादा कोई डिटेल काम की नहीं है। जो मेन काम का है वो ये कि अप्रैल महीने में विक्रमोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो वो है आपका उज्जैन शहर के अंदर। सिर्फ एक ही पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और वो स्टैटिक और करंट दोनों से ही इंपॉर्टेंट है। मेन स्टैटिक में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विक्रमोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो वो उज्जैन जिले के अंदर किया जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन एमपी के एग्जामों में भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप में कौन ओवरऑल चैंपियन रहा है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ओवरऑल चैंपियन रहा है 31st राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप में, जिसका आयोजन कहाँ किया गया है। इसका आयोजन किया गया था भोपाल के छोटा तालाब में। ठीक है, ये विनिंग टीम है गर्ल्स में और ये बॉयज में। तो देखिए, प्रतियोगिता में महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, पंजाब, केरल, जम्मू कश्मीर, गोवा, दिल्ली, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, मणिपुर, उड़ीसा, हरियाणा राज्यों की टीमों ने भाग लिया। छोटे तालाब पर 20 से 22 फरवरी तक आयोजित इस प्रतियोगिता में 5000, 1000 और 200 मीटर की काइकिंग, कैनोइंग की जूनियर और सब जूनियर बालक बालिका वर्ग की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया गया है? आपके छोटे तालाब भोपाल में। ठीक है, मैं बता चुका हूं आपको। कब से कब तक? 20 से 22 फरवरी तक। चलिए इसके बाद देखेंगे तो मध्य प्रदेश में आपका ये जो है इस प्रतियोगिता में 256 अंकों के साथ मध्य प्रदेश जो है वो ओवरऑल चैंपियन रहा है। ठीक है, नंबर 1 पर कौन रहा है? मध्य प्रदेश 256 अंकों के साथ। अगर बालिका वर्ग की बात की जाए तो 141 अंक के साथ मध्य प्रदेश की टीम जीती है और 60 अंकों के साथ केरल की टीम सेकंड नंबर पर रही है। अगर बालक वर्ग की बात की जाए तो 115 अंकों के साथ मध्य प्रदेश की टीम नंबर 1 पर रही है और 96 अंक के साथ उत्तराखंड रनर अप रही है। पॉइंट क्लियर है? तो टोटल 141 और 115, 256 अंकों के साथ मध्य प्रदेश ओवरऑल चैंपियन रहा है 31वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप में, जिसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है आपके भोपाल के छोटा तालाब में। पॉइंट क्लियर है? चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो हाल ही में किसे विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है? अब देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा का जो निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है वो है गिरीश गौतम। गिरीश गौतम को मध्य प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, निर्विरोध चुना गया है क्योंकि इनके अपोजिशन में कोई भी नामांकन नहीं किया गया था। ठीक है, अब बात की जाए इनकी तो ये रीवा के देव तालाब विधानसभा रीवा की देव तालाब विधानसभा सीट से चुने गए हैं ये सर। ठीक है, अब बात की जाए अदर की तो देखिए, ये 17 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि विंध्य क्षेत्र से विधानसभा
का अध्यक्ष चुना जाएगा। ठीक है, 17 साल के बाद में विंध्य क्षेत्र का अध्यक्ष चुना जाएगा। पॉइंट क्लियर है? इतना आपको डिटेलिंग याद नहीं दिमाग में रखना है। मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गिरीश गौतम नाम याद होना चाहिए आपको, जो कि अब मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और करंट अफेयर के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट है। पॉइंट क्लियर है? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत सरकार ने हाल ही में 8 टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को मंजूरी दी है। ठीक है, कितने? 8 मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। टॉय मीन्स खिलौने बनाने के लिए क्लस्टर की मंजूरी दी गई है। इनमें से मध्य प्रदेश में कितने टॉय क्लस्टर प्रस्तावित हैं? इसका जो सही आंसर है वो है आपका 3 टॉय क्लस्टर मध्य प्रदेश में प्रस्तावित हैं। मध्य प्रदेश में कितने टॉय क्लस्टर खोले जाने हैं? तो वो हैं 3। अब इसकी घोषणा जो है वो MSME मंत्रालय के द्वारा आज ही की गई है कि 8 टॉय क्लस्टर जो है वो पूरे देश में बनाए जाएंगे, जिनमें से 3 मध्य प्रदेश में प्रस्तावित किए गए हैं। देश में इसके बारे में डिटेलिंग देखी जाए तो देश के पारंपरिक खिलौना उद्योग, जो यहाँ का डोमेस्टिक खिलौना उद्योग है, उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 8 टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को मंजूरी दी है। इन क्लस्टर पर 2300 करोड़ रुपए की लागत आएगी इनको बनाने में, और इन क्लस्टर में लकड़ी, लोहा, ताड़ के पत्ते, बांस, कपड़े आदि के खिलौने बनाए जाएंगे। पॉइंट क्लियर है? इसके बाद बात की जाए तो उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, जिसको DPIIT और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग MSME मंत्रालय मौजूदा योजनाओं में एक स्कीम चलती है स्फूर्ति नाम से, जिसका फुल फॉर्म है स्कूल ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के तहत टॉय क्लस्टर का विकास करना चाहते हैं। किस स्कीम के अंतर्गत? तो वो है आपकी स्फूर्ति स्कीम। स्फूर्ति स्कीम का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, वो क्या है? स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसके तहत टॉय क्लस्टर का विकास किया जाना है। ठीक है, MSME मंत्रालय और DPIIT उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा। ठीक है, 8 ऐसे क्लस्टर बनाए जाएंगे, और ये कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे? तो देखिए, 3 मध्य प्रदेश राज्य में, 2 राजस्थान में, 1 कर्नाटक में, 1 उत्तर प्रदेश में और 1 तमिलनाडु में। पॉइंट क्लियर है? कहाँ कहाँ? तो सबसे ज़्यादा आपके जो बनाए जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर बनाए जाएंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश में 3 प्रस्तावित हैं टॉय क्लस्टर। पॉइंट क्लियर है? चलिए, इसके बाद बात की जाए प्रमुख व्यक्तित्व की आज के, तो आज के प्रमुख व्यक्तित्व में पहले हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। अब देखिए, ये एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राष्ट्रवादी नेता भी थे, और इन्हें किसान आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। ठीक है, तो आज इनकी जयंती है। ये एक बुद्धिजीवी, लेखक, समाज सुधारक और किसान व गरीब वर्गों के हक के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी है। तो देखिए, इनका जन्म जो है वो हुआ है 22 फरवरी 1989 को, और 26 जून 1950 को इनका निधन। ये 1889 है, 1989 नहीं है, सॉरी, 1889 को इनका जन्म हुआ है, और 1950 26 जून को इनका निधन हुआ है। इनका जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। याद रखेंगे कहाँ हुआ है इनका जन्म? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, और इन्हें किसान आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। अब इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है PSC के एग्जाम में, जिसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई है? ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है स्वामी सहजानंद। 1936 में लखनऊ में, अब आप थोड़ा सा कहानी सुनेंगे, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई है? अखिल भारतीय
किसान कांग्रेस, ठीक है। इसकी स्थापना होती है 1936 में लखनऊ में, जिसका नाम बदल के बाद में कर दिया जाता है अखिल भारतीय किसान सभा, और इसी के संस्थापक और पहले सत्र के अध्यक्ष रहे हैं आपके स्वामी सहजानंद, ठीक है। ये यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। इसी के साथ स्वामी सहजानंद की बात की जाए तो इन्होंने बिहार प्रांत की किसान सभा का भी गठन किया है, ठीक है। बिहार प्रांत की किसान सभा की स्थापना की है। पॉइंट क्लियर है, इतने पॉइंट क्लियर हैं स्वामी सहजानंद से रिलेटेड, आपको इतने पॉइंट माइंड में रखने हैं। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस या अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में लखनऊ में बनाई गई थी, जिसकी पहले सत्र की अध्यक्षता जो है वो स्वामी सहजानंद ने की थी, और ये किसान आंदोलन से जुड़े हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। पॉइंट क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रमुख व्यक्तित्व की बात की जाए तो आज पुण्यतिथि है हमारे पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद जी की, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लें तो ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। पॉइंट क्लियर है। अब इनका जन्म जो है वो 11 नवंबर 1888 को मक्का में हुआ था, और 22 फरवरी 1958 को इनका निधन हो गया था। पॉइंट क्लियर है। डेट याद रखना इतना जरूरी नहीं है, प्लेस याद रखेंगे, जन्म कहाँ हुआ है, मक्का में, ठीक है। 1923 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के युवा अध्यक्ष बनाए गए थे। पॉइंट क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे यंग अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके अबुल कलाम आजाद। और सबसे ज़्यादा बार की अगर बात की जाए तो भी यही है, 1940 से 1945 लगभग 6 साल तक लगातार इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता की है। पॉइंट क्लियर है। 1940 से 1945 तक। बात की जाए चुनाव में तो 1952 के विधानसभा चुनाव में ये सांसद चुने गए थे उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। और उसी के बाद ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बनाए गए हैं। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक सारे। चलिए इसके बाद बात करते हैं, आज मध्य प्रदेश का बजट सत्र शुरू हुआ है, तो आज जो राज्यपाल हैं उन्होंने क्या क्या घोषणाएं की हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, उन्होंने बजट सत्र जब शुरू होता है तो सबसे पहले राज्यपाल का जो है वो अभिभाषण होता है, उसमें वो सरकार के विभिन्न किए गए कार्यों को हाईलाइट करते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या क्या बताया है, थोड़ा सा जान लें। तो अब तक 1500 भूमाफियों और शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को चिन्हित किया जा चुका है। 8,800 करोड़ रुपए से अधिक की 3,300 एकड़ से अधिक भूमि मुक्त कराई जा चुकी है। चिटफंड कंपनियों के 1,000 से अधिक आरोपियों के विरुद्ध 268 अपराध पंजीकृत किए जा चुके हैं। अब तक 52,000 से अधिक निवेशकों को 700 करोड़ से अधिक की राशि वापस कराई जा चुकी है। और प्रदेश में 9,500 से अधिक बेटियों को अपराधियों के चुंगल से छुड़ाकर उनके घर वापस परिवार के पास पहुंचाया जा चुका है। पॉइंट क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो मेन इस चीज़ में जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे मेंस में आप अगर लिख रहे हैं तो मेंस के हिसाब से ये थोड़ा सा डिजिट डेटा जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब उसमें जैसे ये चिट फंड कंपनी और ये वाली चीज़ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। हाँ, जैसे आप महिलाओं के सशक्तिकरण से रिलेटेड अगर कोई पॉइंट लिख रहे हैं तो ये पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि प्रदेश की 9,500 से अधिक बेटियों को अपराधियों के चुंगल से छुड़ाकर उन्हें वापस लाया गया है। तो कौन सा अभियान चलाया गया था, यहाँ से ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट निकल के आती है। इसके बाद बात की जाए तो आपका ये पहला पॉइंट इम्पॉर्टेंट एक निकल के आता है, भूमाफिया से रिलेटेड। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बन सकता है कि भूमाफिया के लिए सरकार ने क्या योजनाएं चली हैं या क्या एक्टिविटी की जा रही है, ठीक है।
इसके बाद उन्होंने बताया कि देश में सबसे पहले आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप जारी किया गया। ठीक है। दूसरा, कोरोना महामारी की त्वरित एवं प्रभावी रोकथाम के लिए आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की रणनीति अपनाई गई थी। देखिए, इस रणनीति की घोषणा जो है वो शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री बनने के बाद की थी। तो आप थोड़ा सा इसको माइंड में रखेंगे। क्या था वो? आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट। ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, देन उसको आइसोलेट करना अगर कोई पेशेंट मिलता है तो, फिर उसकी जांच होनी चाहिए एंड देन उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक है। फिर किल कोरोना अभियान के तहत घर घर जाकर संक्रमितों की पहचान की गई थी। ठीक है। अब देखिए, ये किस चीज में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मान लीजिए मेंस में आपको ऐसे लिखने को आ गया है या कोरोना के ऊपर कुछ टिप्पणी लिखने को आई है या गवर्नमेंट के इफेक्टिव कार्य क्या रहे हैं कोरोना को ओवरकम करने के लिए, तो वहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। एक तो ये कि आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट, इस टाइप से कुछ रणनीति अपनाई गई। उसके बाद आप बात कर सकते हैं किल कोरोना अभियान के तहत घर घर जाकर संक्रमितों की पहचान की गई। उसके बाद आप बात कर सकते हैं कि कोरोना मरीजों के उपचार के लिए टेस्टिंग क्षमता जो है वो 30,000 से अधिक कर दी गई है राज्य के अंदर। इसके बाद मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना लागू कर 1,55,000 श्रमिकों के खातों में 15 करोड़ 50 लाख की राशि अंतरित की जा चुकी है। तो यहाँ पर एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए डेटा पर मत जाइए, जो मेन चीज है वो पकड़िए आप कि मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना जो है वो चलाई गई थी, जिसके तहत जो मजदूर दूसरे राज्यों से मध्य प्रदेश में लौट कर आए थे उनको कुछ आर्थिक राशि, आर्थिक सहायता उनके खातों में प्रदान की गई थी। इसके बाद बात की जाए श्रम सिद्धि अभियान। अब देखिए यहाँ पर फिर एक नया अभियान आता है। श्रम सिद्धि अभियान के माध्यम से अकुशल प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार उपलब्ध कराए गए थे। जो भी प्रवासी मजदूर आए थे उनको श्रम सिद्धि अभियान के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराए गए। फिर सीएम हेल्पलाइन सेवाओं का विस्तार करते हुए सरकार द्वारा 181 सीएम जनसेवा प्रारंभ की गई है। पॉइंट क्लियर है। इसके बाद बात की जाए तो उन्होंने बताया है कि आपका जो नायब तहसीलदार से लेकर राजस्व मंडल तक के 1,589 से अधिक राजस्व न्यायालय रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़े जा चुके हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्वामित्व योजना के तहत पहली बार ग्रामीण आबादी क्षेत्र में नक्शों का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है। तो स्वामित्व योजना जो है वो किससे रिलेटेड है? वो आपका लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड योजना थी। ठीक है। इसके बाद ग्रामीण अब इन अभिलेखों के आधार पर कृषि भूमि की भांति आबादी की भूमि पर बैंक से लोन ले सकते हैं। मेन ये सर्वे जो करवाया गया वो करवाया इसीलिए गया कि किसानों की जो भूमि है, तो एक तो होती है कृषि योग्य भूमि और दूसरी होती है नॉन कृषि योग्य भूमि, मतलब जहाँ पर कृषि नहीं हो रही है वो आपके आवासीय क्षेत्र में है, आबादी भूमि के अंतर्गत आती है, तो उस पर भी किसानों को ऋण प्रदान किया जा सके, इसके लिए स्वामित्व योजना के तहत सर्वे करवाया जा रहा है। ठीक है। फिर आगामी 3 वर्षों में सभी ग्रामों में सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा। इस वर्ष उपलब्ध क्षमता में 394 मेगावाट की वृद्धि हुई है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर कृषि कार्य के लिए 22 लाख उपभोक्ताओं को फ्लैट दरों पर बिजली दी जा रही है। 1 हेक्टेयर तक की भूमि और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति व जनजाति के 8 लाख कृषकों को निःशुल्क बिजली प्रदान की जा रही है। अब ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर मान लीजिए SC ST से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है कि उनके उत्थान के लिए मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है या क्या योजनाएं चल रही हैं, तो वहां पर आप बता सकते हैं कि गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं और अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं, अगर उनके पास 1 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि है तो उनको कृषि के लिए निःशुल्क बिजली प्रदान की जा रही है। पॉइंट क्लियर है। इसके बाद बात करेंगे तो उन्होंने बताया है कि नवीकरणीय ऊर्जा की जो स्थापित क्षमता है उसमें 10 गुना वृद्धि हुई है। ये मैंने आपको अभी कुछ 1 हफ्ते पहले ही ये बताया भी था करंट अफेयर में कि 10 गुना वृद्धि हुई है आपकी रिन्यूएबल एनर्जी में। ठीक है। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी सबको मिला करके।
फिर सोलर रूफटॉप के 3,500 परियोजनाओं का कार्य 2021-22 में पूरा हो जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना, हाँ ये इंपॉर्टेंट, जहां भी योजना आ रही है वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 2010 सोलर पंप स्थापित किए गए हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका चला जाएगा किसानों की आय दुगना करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उसके अंतर्गत ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। या किसानों से संबंधित कुछ भी अगर पूछा जाता है तो आप मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के अंतर्गत लगभग 2000 सोलर पंपों के स्थापित किए जा चुके हैं राज्य के अंदर। फिर ओमकारेश्वर में आपकी एक सोलर फ्लोटिंग परियोजना चल रही है जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडेड है और 600 मेगावाट की ये परियोजना है। पॉइंट क्लियर है। इसके बाद जुलाई 2023 तक लगभग 45,000 सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे। देखिए अभी 2000 हो चुके हैं, 45,000 सोलर पंप स्थापित किए जाना है 2023 तक। फिर इसके बाद बात की जाए तो 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। वर्तमान में लगभग 41 लाख हेक्टेयर सिंचाई उपलब्ध कराई जा चुकी है, ठीक है। ये भी सिंचाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, वही किसानों वाले पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर हाँ, जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2023 के अंत तक प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये आपका मेंस में जो एक पॉइंट आता है आपका 3rd यूनिट के अंदर, तीसरे पेपर में, जिसमें वो बात करते हैं हाइजीन वगैरह के अंदर, तो ये हाइजीन वाले पॉइंट में आपका इंक्लूड होता है शुद्ध जल, ठीक है। तो वहां पर आप ये पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हैं कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2023 तक प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। पॉइंट क्लियर है। चलिए आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।